नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा सेशन चल रहा था, हमारा टॉपिक यूनिट 10। यूनिट 10 में हम पढ़ रहे थे दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। यूनिट 10 में क्या है? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। और उसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। और ये आज की 14वीं क्लास है दोस्तों। और विशेष सूचना दोस्तों कि ये आज हमारा यूनिट 10 का लास्ट क्लास है और कल से हमारा एमपी यूनिट 5 स्टार्ट होगा, जो कि एमपी यूनिट 5 में पॉलिटी है। पॉलिटी से संबंधित कल से हमारी क्लास चालू हो रही है और ये आज की यूनिट 10 लास्ट क्लास है। इसके बाद इसका यूनिट 10 के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और हमारा एमपी की क्लास से जुड़ना मत भूल लीजिएगा, क्योंकि एमपी का वेटेज एमपीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा है। हर यूनिट में एमपी का वेटेज है। यूनिट 5 में एमपी 5 नंबर का पूछा जाए, क्योंकि एमपी यूनिट 5 10 नंबर का वेटेज है, जिसमें से इंडिया पॉलिटी और एमपी मिक्स है। तो हमारा कल से चालू हो रहा है एमपी पॉलिटी, तो जोड़ना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भीली बोली किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? भीली बोली में जो भीली भाषा बोली जाती है उसमें किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? पहला राजस्थानी, दूसरा मराठी, तीसरा गुजराती, चौथा सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए किसकी भाषा भीली भाषा में देखी जाती है। बताइए दोस्तों। तो भीली भाषा किधर है दोस्तों? ये एमपी का मैप है, मान लीजिए। ये मान लीजिए एमपी का मैप है, ठीक है। तो भील कहाँ है? इधर क्या पाया जाता है? इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो साथियों भील जनजाति। कौन से पाए जाते हैं? भील। इधर क्या है? राजस्थान। इधर क्या है? गुजरात। और इधर क्या है? महाराष्ट्र। देख लीजिए, ठीक है। भीली भाषा बोला है तो इधर से राजस्थान भी टच है, तो कौन सी पाई जाएगी? राजस्थानी भी पाई जाएगी। इधर से महाराष्ट्र टच में है तो कौन सी पाई जाएगी? मराठी पाई जाएगी। और यहाँ गुजरात, ये गुजरात कहाँ? अलीराजपुर और झाबुआ में संबंधित है, तो ये क्या पाई जाएगी? गुजराती भी पाई जाएगी। मतलब राजस्थानी भी पाई जाती है, गुजराती भी पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है साथियों? महाराष्ट्र भी पाई जाती है, मतलब मराठी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब भीली भाषा में राजस्थानी, मराठी और गुजराती तीनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बैगा जनजाति की स्त्रियां सुहाग की निशानी, किसकी? सुहाग की निशानी के रूप में किस आभूषण को धारण कर, मतलब सुहाग की निशानी के तौर पर किस आभूषण को वो अपने शरीर में धारण करती हैं? पहला ऑप्शन है तरकुल, दूसरा ऑप्शन है चूड़ा, तीसरा है मोतियों की माला, चौथा है नथनी। जल्दी से कमेंट कीजिए किसको वो मानते हैं। दोस्तों आपका सही आंसर है तरकुल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिटेल नहीं देख रहे, डिटेल क्योंकि पहले जब जनजातियां पढ़ चुके थे तो हर जनजाति के बारे में देखे थे। उसमें चाहे भील हो, बैगा हो, गोंड हो, कोल हो, कोरकू हो, माड़िया, अगाड़ी, अगरिया, जो भी है, गोंड की उपजातियां, उरांग, बंजारा, हर जाति के बारे में, अपन हर जनजाति के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। इसलिए हम केवल वन लाइनर ही मतलब देख रहे हैं, मतलब प्रश्न और ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में डिटेल नहीं देख रहे, क्योंकि पिछले बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निमाड़ी साहित्य इतिहास, इसके लेखक के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है श्री राम परिहार, दूसरा है ऑप्शन है संत सिंगा जी, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, चौथा ऑप्शन है श्रीनिवास शुक्ल। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा श्री राम परिहार। जी हाँ, श्री राम परिहार साहित्य ने निमाड़ी साहित्य का नामक पुस्तक लिखी थी। निमाड़ी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? श्री राम परिहार जी ने। अगला प्रश्न साथियों आपका, मालवी बोली को किस भाषाविद में दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है? मालवी बोली को दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा था?
पहला ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, चौथा ऑप्शन भोलानाथ त्रिपाठी। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा धीरेन्द्र वर्मा। जी हाँ, धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी भाषी को दक्षिणी राजस्थानी कहा है। ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, मालवी बोली की उपबोली। मालवी की उपबोली क्या है? रतलामी है, उमरवाड़ी है, रतलामी एवं उमरवाड़ी दोनों हैं, कौरवी है। जल्दी से बताइए क्या होगा मालवी की उपबोलियां। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। एक तो रतलामी भी है, उमरवाड़ी भी, और दोनों है। तो पेपर में दोस्त बोलेंगे क्या लगाना है, तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ऑप्शन ए में केवल रतलामी दिया है, ऑप्शन बी में केवल उमरवाड़ी दिया है, लेकिन दोनों ही उपबोली किसकी है? मालवी की। अर्थात अपन को ये लगाना है कि दोनों किस पे है, तो दोनों ऑप्शन नंबर सी में है, रतलामी भी है और उमरवाड़ी दोनों है। यहीं पे यदि ये ऑप्शन जानते हो क्या लिखा होता, ए और बी दोनों, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि ए और बी पहला दिया, लेकिन इसमें रतलामी और उमरवाड़ी चीज वही है, बट नाम उसका लिख दिया है। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, रतलामी और उमरवाड़ी दोनों ही मालवी बोली की उपबोलियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मालवी बोली में किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? मालवी बोली में किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? पहला ऑप्शन गुजराती, दूसरा मराठी है दोस्तों, ये मराठी कर लेना इसको, दूसरा मराठी, तीसरा राजस्थानी, चौथा सभी। जल्दी से बताइए किसकी दिखाई देती है मालवी भाषा की। अभी पहले क्वेश्चन पे बता चुके थे। ठीक है, ऐसे अपन मैप ज्यादा नहीं बनाते। इधर क्या है दोस्तों? राजस्थान। यहाँ क्या है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है? गुजरात। यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र। और ये भाग क्या है? मालवा। ठीक है, यहीं कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील। तो भील से संबंधित कौन कौन सी थी, वही तो देखना है किसमें? मालवा में। तो मालवा के टच में क्या है? राजस्थान है, मतलब राजस्थानी दिखाई देगा। गुजरात है, मतलब गुजराती दिखाई देगा। और इधर महाराष्ट्र है, अर्थात मराठी भी दिखाई देगा। अर्थात मालवा भाषा में किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो तीनों का दिखाई देता है, मराठी भी, गुजराती भी और राजस्थानी भी दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों ये रहा आपका पहला अगला प्रश्न, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली निमाड़ी बोली, कौन सी बोली? निमाड़ी बोली को किसकी उपबोली माना जाता है? निमाड़ी बोली किसकी उपबोली माने जाती है? पहला ऑप्शन मालवी, दूसरा ऑप्शन गुजराती, तीसरा ऑप्शन राजस्थानी, चौथा ऑप्शन मराठी। जल्दी से बताइए किसकी उपबोली बोला जाता है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा मालवी। मालवी की ही उपबोली किसे बोला जाता है? निमाड़ी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली बुंदेली बोली से संबंधित नहीं है? बुंदेली बोली से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन पवारी, लोढांती एवं बनाफरी, खटोला, तिरहारी। जल्दी से बताइए कि कौन सी बोली उपबोली बुंदेली बोली से संबंधित नहीं है। कमेंट कर दीजिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी 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 कीजिए कमेंट। पहला ऑप्शन पवारी, ये उपबोली है। लोढांती एवं बनाफरी, ये भी है दोस्तों। खटोला, ये भी है। तो बोला कौन सी नहीं? तिरहारी। तो तिरहारी उपबोली किसकी नहीं है? बुंदेली की नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर लिखा है प्रश्न, निम्न में से किस कवि एवं साहित्यकार का संबंध बुंदेली साहित्यकार से है? बुंदेली साहित्यकार से संबंध, पहला इसरी, दूसरा पंडित जगनिक, तीसरा आचार्य केशवदास, चौथा सभी। जल्दी से बताइए किसका संबंध है बुंदेली साहित्यकार से? जल्दी बताइए दोस्तों। तो देखते हैं, ईसरी का संबंध
बुंदेली से है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जगनिक का भी संबंध है बुंदेली से। और साथियों, आचार्य केशवदास का भी संबंध बुंदेली साहित्य से है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपका तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। मतलब ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही, सी भी। लेकिन ये नहीं करना, उपरोक्त सभी लिखा है मतलब उपरोक्त सही आपका सही है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े लोक साहित्य आल्हा खंड को पंडित जगनी ने बुंदेली बोली की कौन सी उपबोली से रचित किया है? किसकी बोली? बुंदेली की उपबोली में। किसने? पंडित जगनी। कौन से सा लोक साहित्य? आल्हा खंड। इसमें 52 लड़ाई हैं दोस्तों। कितनी लड़ाई हैं? 52 लड़ाई। पहला ऑप्शन लोधाटी, बनाफरी, पवारी, खटोला। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बनाफरी। जी हाँ, बनाफरी आपका सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बघेली बोली में किस शब्द का अधिक उच्चारण है? बघेली बोली में किस शब्द का अधिक उच्चारण होता है? पहला ऑप्शन वा का, दूसरा ऑप्शन ह का, तीसरा ऑप्शन अंग का, अड़ा का, चौथा ऑप्शन स का। जल्दी से बोलिए किसका? बघेली में। दोस्तों आपका सही आंसर है वा का। किसका? वा का सर्वाधिक प्रयोग होता है किसमें? बघेली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में मालवी नहीं बोली जाती? मालवी नहीं बोली जाती दोस्तों। पहला शाजापुर, दूसरा सिवनी, तीसरा रतलाम, चौथा मंदसौर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस जिले में मालवी नहीं बोली जाती है। जल्दी बताइए दोस्तों। तो देखते हैं आइए। अब मैप देखो पहले बना लेते हैं, नॉर्मल मैप दोस्तों। ये एमपी का मैप मान लीजिए, ठीक है। अच्छे से नहीं बना है, मजाक मत लीजिएगा। अब देखते हैं क्या किसकी उपबोली मालवी नहीं बोली जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपका देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? शाजापुर। कहाँ पे है? यहाँ पे बीच में शाजापुर, ठीक है। यहीं पे है रतलाम, यहाँ पे आसपास पे क्या है? रतलाम है। और यहाँ है मंदसौर। मंदसौर कहाँ है? ये मंदसौर। यहाँ पे क्या है? मंदसौर लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका शाजापुर। यहाँ पे क्या है दोस्तों? मंदसौर। और यहाँ पे क्या है? रतलाम। और यहाँ पे आसपास पे क्या है आपका? सिवनी, ठीक है। तो मालवी नहीं बोली जाएगी, तो मालवी मंदसौर में बोली जाएगी क्योंकि ये मालवा क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र क्या है? मालवा, मालवा के पठार पर निम्नलिखित है, इसलिए मालवा क्षेत्र। तो कहाँ? रतलाम में भी बोला जाएगा, मंदसौर में भी बोला जाएगा और शाजापुर में बोला जाएगा। कहाँ कहाँ? मतलब शाजापुर, सिवनी और सिवनी में नहीं बोला जाए, सिवनी क्योंकि देखिए इधर है, तो सिवनी में नहीं बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर नीचे हो गया तो देख लीजिएगा। तो सिवनी में मालवी नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, पूर्वी निमाड़ी में कौन सी बोली बोली जाती? पूर्वी निमाड़ में कौन सी बोली बोली जाती? पहला भीली, दूसरा निमाड़ी, तीसरा बुंदेली, चौथा ब्रजभाषा। जल्दी से बताइए पूर्वी निमाड़ में कौन सी बोली बोली जाएगी? तो सीधी सी बात है दोस्तों, निमाड़। तो निमाड़ में कौन सी बोली जाएगी? निमाड़ी बोली जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिमी निमाड़ में किस राज्य की बोली का प्रभाव दिखाई देता है? राज्य की बोली कहाँ? पश्चिमी निमाड़ में। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा राजस्थान। जल्दी से बताइए किसका देखने को मिलेगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों।
देखिए मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए मध्य प्रदेश का मैप, ठीक है। तो क्या बोला है, पश्चिमी निमाड़ी, निमाड़ी ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है दोस्तों, निमाड़ी। और इधर ये पश्चिमी, तो पश्चिम में क्या स्थित है, महाराष्ट्र। क्या स्थित है, महाराष्ट्र। मतलब किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ये बी होगा, इसको सुधार लीजिए, ऑप्शन बी। तो कौन सा प्रभाव देखने को होगा, महाराष्ट्र। कहाँ, पश्चिमी निमाड़ में किसका, कौन से राज्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रजभाषा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ब्रजभाषा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो ब्रज कहाँ बोला जाता है, यूपी में, पश्चिमी जिला, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भिंड मुरैना है, इधर है भिंड मुरैना। पहला ऑप्शन है आपका भिंड, दूसरा है सिंगरौली, तीसरा है मुरैना, चौथा है दतिया। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। ब्रजभाषा का सबसे पश्चिमी, तो दोस्तों यहाँ पे है मुरैना, क्या है, मुरैना। यहाँ पे है आपका भिंड, ठीक है, और यहीं पे है आपका दतिया। मुरैना, भिंड, दतिया, और इधर क्या है, सिंगरौली। इधर क्या है, सिंगरौली। तो बोला है ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा यहाँ यूपी, ये है यूपी आपका, तो यूपी में यहाँ बोला जाता है ब्रजभाषा, ठीक है। तो ब्रजभाषा पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला कौन सा है, यहाँ पे ब्रजभाषा, तो पश्चिमी जिला क्या है साथियों, मुरैना। क्या होगा, मुरैना होगा। तो ब्रजभाषा का पश्चिमी जिला कौन सा होगा, मुरैना होगा, क्योंकि सिंगरौली होगा नहीं, दतिया होगा नहीं, भिंड होगा नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धार में कौन सी तीन बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, कहाँ, धार में, भीली मालवी निमाड़ी, निमाड़ी मालवी बघेली बघेलखंडी, भीली मालवी कोरकू, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, धार में कौन सी तीन बोलियां का मिश्रण देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए। धार कहाँ है, आपको पता है, मान लीजिए पूरा मध्य प्रदेश का मैप, धार यहाँ पास है, मालवी भाषा। तो जल्दी से बताइए किसकी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए होगा, क्योंकि यहीं पे क्या है, मालवा का पठार, मतलब मालवी। यहाँ क्या है, निमाड़, तो निमाड़ी। और इधर कौन सी जनजाति निवास करती है, भील, तो भीलित। किसका मिश्रण देखने को मिलेगा, भीली मालवी और निमाड़ी। देखो निमाड़ी मालवी यहाँ मिलती है, लेकिन क्या नहीं मिलती, बघेलखंडी नहीं मिलती। भीली मालवी मिलेगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगी, कोरकू नहीं मिलेगी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ी एवं मराठी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ी और मराठी। पहला ऑप्शन बुरहानपुर, बंडवानी, बैतूल, बालाघाट। जल्दी से बताइए, मैं मैप बना लेता हूँ तुरंत। ठीक है दोस्तों, मैप यदि अच्छे से नहीं बन रहा तो उसमें मजा ले लीजिए, जो भी है नाम मात्र को चल रहा काम। तो देखिए बुरहानपुर जिला का इधर है, यहाँ पे है, ठीक है। बैतूल यहाँ पे है, बड़वानी भी यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे आसपास बड़वानी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बड़वानी है, यहाँ पे बुरहानपुर है, यहाँ पे क्या है आपका, बैतूल है, और यहाँ पे है बालाघाट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, बालाघाट। अब पूछा क्या है, छत्तीसगढ़, इधर क्या है, सीजी, इधर क्या है सीजी, और इधर क्या है महाराष्ट्र। तो बोला क्या है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मराठी का मिश्रण। छत्तीसगढ़ मराठी कहाँ, बालाघाट, और कहाँ, बालाघाट में, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ही बालाघाट है, और महाराष्ट्र से लगा हुआ भी क्या है, बालाघाट। लेकिन बैतूल जो है महाराष्ट्र से लगा है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं। उसी प्रकार ये दोनों, मतलब कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में राजस्थानी भीली मालवी की बोली का अंश है, किस जिले में। पहला बड़वानी, रतलाम, सागर, सीधी। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर।
इसमें मैप नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी पिछली बार मैप में बता चुका कौन कहाँ है। यदि आपको ज़्यादा दिख गया तो ये लीजिए मैप, बस इतने में। तो देखिए बड़वानी क्या है, कहाँ पे बड़वानी, ये है दोस्तों बड़वानी, यहाँ पे क्या है बड़वानी है। यहाँ पे क्या है रतलाम है, यहाँ पे लिख दे रहा रतलाम, ये हो गया आपका बड़वानी, ये हो गया यहाँ पे सागर, और यहाँ पे हो गया आपका सीधी, यहाँ पे हो गया आपका राजस्थान, यहाँ पे हो गया आपका गुजरात, और यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र। तो क्या बोला है राजस्थानी भीली मालवी, तो राजस्थान से लगा हुआ क्या रतलाम, यहीं पे होता है मालवी, और यहीं पे निवास करती कौन सी जनजाति भीली, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब रतलाम में आपको राजस्थानी भीली और मालवी तीनों का ही अंश देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बुंदेली बोली का सर्वाधिक शुद्धतम रूप किस जिले में बोली जाएगी। बुंदेली का सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, सभी में। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र ये है, मान लीजिए ये क्या है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। ये भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। इधर भिंड मुरैना मान लीजिए, तो इधर ही आपका है सागर, इधर ही छतरपुर, और इधर ही है टीकमगढ़, और इधर ही है छतरपुर। तो तीनों ही जगह में क्या बोल रहे थे बुंदेलखंड मतलब सर्वाधिक शुद्ध, मतलब ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। मतलब सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ तीनों जगह ही बुंदेली सर्वाधिक शुद्धतम रूप बोली जाती है। अगला प्रश्न है आपका किस क्षेत्र में निमाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग होता है। क्षेत्र पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी मालवी क्षेत्र, पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र। जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में निमाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, फिर देख लीजिए मैप, आप मैप से ही समझिए आज, बाकी मैप अच्छा नहीं बन रहा है इसलिए मैप पे हंसिएगा मत दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सतपुड़ा पठार है, ठीक है, सतपुड़ा है ये, तो ये हो गया आपका पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। यहाँ से ये देख लीजिए तीर का निशान, ये वेस्ट साउथ, अरे ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, बीच में ये मान लेते हैं, ठीक है, पेन बिंदु। अब बोला क्या है कि किस क्षेत्र में निमाड़ी बोली की सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। पूर्वी में की जाती है, सतपुड़ा में नहीं किया जाता, क्योंकि सतपुड़ा में स्थित है, मतलब ये भी खत्म ये भी खत्म, ठीक है। तो क्या इधर क्या है पश्चिमी सतपुड़ा, मतलब पश्चिमी सतपुड़ा में ही आपकी निमाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस जिले निम्न में से किस जिले में मालवी बोली का प्रयोग नहीं किया जाता। मालवी, अब मैं मैप नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, कटनी, ठीक है। तो देखिए कटनी आपका यहाँ पास है, बाकी ये सब यहाँ पास है, ठीक है। मतलब मंदसौर भी यहीं पास है आपका, उज्जैन यहाँ पे है और शाजापुर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब बोली कहाँ बोली जाएगी, मालवी कहाँ नहीं बोली जाएगी, कटनी में, मतलब मंदसौर में मालवी बोली जाएगी, उज्जैन में और शाजापुर तीनों जगह मालवी बोली जाती, परंतु कटनी में मालवी नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले में गुजराती बोली का प्रभाव दिखता है। ये भी नहीं बताने की जरूरत है। पहला ऑप्शन डिंडौरी, दूसरा नीमच, तीसरा अलीराजपुर, चौथा अशोकनगर। जल्दी से बताइए गुजराती बोली का प्रभाव कहाँ दिखेगा। तो गुजरात से लगा हुआ राज्य कौन सा है, झाबुआ और अलीराजपुर, मतलब ऑप्शन नंबर सी ज्यादा आपका करेक्ट आंसर। मतलब गुजराती बोली का प्रभाव कहाँ दिखेगा, अलीराजपुर और झाबुआ में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में है केवल अलीराजपुर, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीराजपुर में गुजराती बोली का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है गोंडी, निमाड़ी एवं भीली क्रमशः किस जिले में प्रयोग लाई जाती है। गोंडी, निमाड़ी, भीली कौन सा कहाँ प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। पहला ऑप्शन है सिवनी, छिंदवाड़ा, उज्जैन,
दूसरा नीमच कटनी उमरिया, तीसरा दिंडौरी खंडवा झाबुआ, चौथा बालाघाट शिवपुरी ग्वालियर। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे देखिए पहले गोंडी पूछा है, पहले दूसरे में निमाड़ी बोला है, तीसरे में भीली। जिला पूछा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो गोंडी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इधर मंडला दिंडौरी में। तो पहला आंसर हो दिंडौरी, दिंडौरी में। तो दिंडौरी किस पे है देख लीजिएगा, है दिंडौरी, बालाघाट ये सब है। तो रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए। दूसरा है निमाड़ी, तो निमाड़ी किधर बोला जाएगा? जल्दी से बताइए। इधर खंडवा झाबुआ साइड, नीचे खंडवा साइड निमाड़ी। तो क्या ऑप्शन? खंडवा। ठीक है, शिवपुरी में बोली नहीं जाएगी इसलिए बालाघाट नहीं ले रहे, बालाघाट ये नहीं ले रहे क्योंकि इधर नहीं बोली जाएगी। दिंडौरी खंडवा। और भीली कहाँ बोली जाती है? झाबुआ में। भीली कहाँ? झाबुआ में। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब गोंडी, निमाड़ी और भीली क्रमशः दिंडौरी, खंडवा और झाबुआ में बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किस बोली का प्रभाव दिखता है? इंदौर जिले में पूछा है, किस बोली है? पहला मालवी, गोंडी, कोरकू, बघेलखंडी। जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश के इंदौर में किस बोली का प्रभाव अधिक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा दोस्तों? इंदौर कहाँ स्थित है? मालवा के पठार पे। अर्थात कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी बोली जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में जब पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व ये है पूर्व, ये है पश्चिम, चलते हैं तब किस भाषा का क्रम देखने को मिलता है? किस भाषा का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर? पहला ऑप्शन बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, मालवी। मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी। तीसरा बघेलखंडी, ब्रजभाषा, कोरकू। चौथा बुंदेलखंडी, गोंडी, कोरकू। जल्दी से बताइए कि पूर्व से पश्चिम जाते समय किस भाषा का क्रम आता है? देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इधर आएगा बघेलखंड, फिर यहीं पे लगा है बुंदेलखंड। तो पहले तो इनका क्रम देख लीजिए, किसमें सबसे पहले बघेलखंड फिर बुंदेल। तो देखिए बघेलखंड पहले में है, बुंदेलखंड। मालवी इसमें नहीं है, खत्म। बघेलखंडी ब्रजभाषा ये भी नहीं, ब्रजभाषा ऊपर है, ऊपर नहीं जा। बघेलखंडी ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड में गोंडी भाषा ही है, ठीक है ना। तो बघेलखंड, बुंदेलखंड और फिर हो गया मालवी। तो ऑप्शन नंबर ए। जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो आपका पश्चिम से पूर्व में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्व फिर से पश्चिम में बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवी, और पश्चिम से पूर्व की ओर होगा मालवा, बुंदेलखंडी और बघेलखंडी। जस्ट पहले का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सबरी कुंभ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? पहला बुरहानपुर, अनूपपुर, नीमच, उज्जैन। जल्दी से बताइए सबरी कुंभ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों सबरी कुंभ उत्सव अनूपपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल में मुस्लिम समुदाय तबलीगी इजिप्तिमा उत्सव शुरू की गई, शुरुआत हुई। मुस्लिम समुदाय की तबलीगी इज्तिमा उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई थी? भोपाल में 1942, 1943, 1944, 1945 में। जल्दी से बताइए कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1944 में। संजा मामूलिया पर्व कितने दिनों तक चलता है? संजा मामूलिया पर्व कितने दिनों तक चलता है? पहला 9 दिन, दूसरा 20 दिन, तीसरा 16 दिन, चौथा 25 दिन। जल्दी से बोलिए संजा पर्व कितने दिन तक चलता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ये 16 दिन तक चलता है संजा पर्व। अगला प्रश्न है, छल्ला उत्सव किन के द्वारा मनाया जाता है?
अविवाहित पुरुषों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन अविवाहित स्त्रियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन विवाहित स्त्री व पुरुष के द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए छल्ला उत्सव किन के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों छल्ला उत्सव अविवाहित पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? अविवाहित पुरुषों के द्वारा छल्ला उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भील जनजाति का मुख्य पर्व भगोरिया पर्व। भील जनजाति का मुख्य पर्व क्या है? भगोरिया पर्व। कब मनाया जाता है? होली के समय, रक्षाबंधन के समय, दीपावली के समय, मकर संक्रांति के समय। जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो ये होली के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भीली जनजाति का मुख्य पर्व भगोरिया पर्व होली के समय मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों बौद्ध धर्म में पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा जेठ, चौथा आषाढ़। जल्दी से बताइए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये वैशाख को मनाया जाता है, वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। मध्य प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख पर्व महावीर जयंती कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा तो देख लिए कब मनाया जाता है, वैशाख में। उसी प्रकार बताइए महावीर जयंती कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका कार्तिक, दूसरा ऑप्शन अगहन, तीसरा पौष, चौथा चैत्र। जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है महावीर जयंती। तो साथियों महावीर जयंती आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। कब? चैत्र में। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस कब मनाया जाता है? अभी मनाए हो, सबसे पता चल होना चाहिए सबको। 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 अप्रैल। जल्दी से बताइए ईसाई धर्म के समुदाय द्वारा क्रिसमस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25 दिसंबर। जी हाँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। किस धर्म से संबंधित है? तो ये ईसाई धर्म समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, किस पर्व के अवसर पर किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं? कृषि उपकरण की पूजा। पहला ऑप्शन काकसार, दूसरा हरेली, तीसरा रनौता, चौथा नवाई। जल्दी से बताइए कब किसान अपने कृषि उपकरण की पूजा करते हैं। साथियों आपका सही आंसर होगा हरेली। जी हाँ, हरेली उपकरण कृषि उपकरण में हरेली पर्व में अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, काकसार पर्व किस जनजाति का प्रेरणा पर्व? पहला भील, दूसरा अबूझमाड़िया, तीसरा गोंड, चौथा कोरकू। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा अबूझमाड़िया। जी हाँ, अबूझमाड़िया काकसार पर्व मनाता है। अगला प्रश्न, किस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है? मधुमक्खी की पूजा किस पर्व में की जाती है? अब मधुमक्खी की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो ये आप हमारे जनजाति के वीडियो में देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा मधुमक्खी की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है, कितने दिन की जाती है, सब हम जनजाति वाले जिसमें पढ़ाए हैं उस पर बता चुके हैं। पहला ऑप्शन रत्नवा, मड़ई, लारूका, सरहुल। जल्दी से बताइए किस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों रत्नवा में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। जी हाँ, रत्नवा में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार पूर्वजों के पितृ तर्पण से संबंधित श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? श्राद्ध जिसमें पितृ
3 ऋण होते हैं, देव ऋण 5 ऋण होते हैं। व्यक्ति में कितने ऋण होते हैं? 5 ऋण। ठीक है, कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और आपका पितृ ऋण। ठीक है, ये सब, और अतिथि ऋण। तो ये 5 ऋण होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि पितृ तर्पण का श्राद्ध पक्ष कब होता है। पहला ऑप्शन भादो में, कुंवार में, कार्तिक में, अगहन में। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो श्रावण कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कुंवार में। कब मनाया जाता है? कुंवार में। हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार 3 ऋण होते हैं। कितने ऋण होते हैं? 3। 5 पंचमहायज्ञ होते हैं। 5 पंचमहायज्ञ कौन कौन से? देव ऋण और पितृ ऋण, अतिथि ऋण। देव पितृ ऋषि, देव पितृ ऋषि, 3 ऋण। तीनों ऋण कब मुक्त होते हैं? गृहस्थ आश्रम में होते हैं। ठीक है, अगला, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सर्वाधिक पर्व त्योहार किस माह में मनाए जाते हैं? पर्व और त्योहार किस माह में मनाए जाते हैं सर्वाधिक हिंदू धर्म संस्कृति? पहला चैत्र वैशाख, जेठ आषाढ़, श्रावण भादो, कुंवार कार्तिक। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा, क्या होगा? श्रावण से भादो के मध्य सर्वाधिक पर्व व त्योहार मनाए जाते हैं। कब? इसमें हिंदू संस्कृति में। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड में नौरता पर्व कब मनाया जाता है? नौरता पर्व। पहला ऑप्शन कार्तिक माह में, दूसरा ऑप्शन कुंवार माह में, तीसरा ऑप्शन अगहन माह में, चौथा ऑप्शन चैत माह में। बुंदेलखंड में नौरता पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कुंवार माह में। कब मनाया जाता है साथियों? कुंवार के माह में नौरता पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये रहा आपका, हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। जी हाँ, हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली। ये किस माह में मनाया जाता है? पहला कुंवार, दूसरा कार्तिक, तीसरा अगहन, चौथा पौष। जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व या फिर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक में मनाया जाता है। किसमें? कार्तिक मास में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय हिंदू संस्कृति का वह त्योहार जिसे मनाने के साथ ही सगाई, विवाह, गौना एवं धार्मिक कार्य आरंभ होते हैं। सगाई, विवाह, गौना, धार्मिक कार्य आरंभ होते हैं किस त्योहार के बाद? पहला ऑप्शन दीपावली, दूसरा ऑप्शन मौनी अमावस्या, तीसरा ऑप्शन देव उठनी एकादशी, चौथा ऑप्शन देवशयनी एकादशी। जल्दी से कमेंट कीजिए कब से हम शादी विवाह चालू कर देते हैं, किस त्योहार के बाद? तो साथियों सही आंसर होगा देव उठनी एकादशी। जी हाँ, देव उठनी एकादशी से हम शादी विवाह जितने भी त्योहार हैं, धार्मिक कार्य हैं, वो आरंभ कर देते हैं। उससे पूर्व हम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शरद पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन। जल्दी से बताइए शरद पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो साथियों शरद पूर्णिमा कुंवार में मनाया जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, हिंगोटमार युद्ध परंपरा का आयोजन कहाँ होता है? हिंगोटमार युद्ध, पहला ऑप्शन गौतमपुरा इंदौर, दूसरा कायथा उज्जैन, तीसरा धार, चौथा रतलाम। कहाँ होता है हिंगोटमार? देखिए क्या होता है, हिंगोटमार में 2 पक्ष होते हैं दोस्तों, दोनों आमने सामने रहते हैं और इसमें पत्थर मारते हैं। पत्थर मारकर ये मारा जाता है हिंगोटमार युद्ध परंपरा। इसमें दोस्तों पत्थर मारा जाता है जिसमें कई लोग चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। हिंगोटमार युद्ध, युद्ध नाम ही है युद्ध, जिसमें कई लोगों की चोट के कारण डेथ भी हो जाता है। ठीक है,
तो ये परंपरा कहाँ आयोजित होता है, जल्दी से बताइए कहाँ आयोजित की होता है। तो दोस्तों ये होता है गौतमपुर इंदौर में। जी हाँ, गौतमपुरा इंदौर में हिंगोत्मार युद्ध परंपरा आयोजित होता है। अगला प्रश्न, फूलों का त्योहार, जी हाँ, फूलों का त्योहार बसंत पंचमी कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी किसका त्योहार होता है? फूलों का त्योहार। पहला ऑप्शन माघ में, पूस में, फागुन में, अगहन में। जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है बसंत पंचमी, जो कि फूलों का त्योहार है। तो दोस्तों ये माघ में मनाया जाता है। जी हाँ, बसंत पंचमी जो फूलों का त्योहार है कब मनाया जाता है? माघ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला वह पर्व जिसमें महिलाएं अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए प्रायश्चित के रूप में व्रत रखती हैं। मतलब महिलाओं से जो गलती हो जाती है, चाहे जानबूझ के भी या फिर अनजाने में, उस गलती के प्रायश्चित के लिए वो कौन सा व्रत रखती हैं? पहला ऑप्शन है आपका संतान सप्तमी, दूसरा करवा चौथ, तीसरा ऋषि पंचमी, चौथा हरितालिका तीज। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर। दोस्तों इसके लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। जी हाँ, किसका? ऋषि पंचमी। तो दोस्तों हर पर्व महिलाओं के लिए ही क्यों बनाया जाए? पुरुषों के लिए भी कोई पर्व मनाया गया है कि नहीं, ये कमेंट कीजिए। पुरुष के लिए कौन कौन सा पर्व कि पुरुष अपनी महिलाओं के लिए, जैसे महिलाएं कई सारे पर्व रखती हैं कि अच्छे पति मिल जाए, करवा चौथ, ये वो, कई सारे पर्व महिलाएं द्वारा रखे। तो क्या एक आध पर्व पुरुषों के लिए बनाया गया है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट कीजिए कि पुरुषों के लिए कौन सा पर्व ऐसा बनाया गया है कि अच्छी सुकन्या मिले, अच्छी वाइफ मिले, या फिर उसकी पत्नी अच्छी सुखी रहे, इसके लिए कोई पर्व मनाया गया है? क्योंकि मैं तो ज़्यादातर देखता हूँ कि महिलाएं ही अपने पुरुषों के लिए त्योहार रखती हैं, व्रत रखती हैं। ऐसा कोई बनाया नहीं गया महिलाओं के लिए कि पुरुषों के लिए कि वो अपनी महिलाओं के लिए कोई भी व्रत रखे। यदि आप लोगों को कुछ पता हो कि नहीं भाई पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए पुरुष ये वाला व्रत रखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जिन जिन को पता न हो तो उनको भी तो पता चल जाए कि कोई अपनी पत्नी के लिए कौन सा भी व्रत रखते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में संतान सप्तमी का पर्व कब मनाया जाता है? संतान सप्तमी का श्रावण शुक्ल सप्तमी, भादो शुक्ल सप्तमी, कुंवर शुक्ल सप्तमी, कार्तिक शुक्ल सप्तमी। अब सप्तमी बोला है तो सप्तमी सब में है, अब शुक्ल भी सब में है। अब बताइए किस मास में? श्रावण में, भादो में, कुंवर में, कार्तिक में। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों भादो शुक्ल सप्तमी, जी हाँ, भादो शुक्ल सप्तमी में संतान सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में सुआता पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सुआता पर्व, पहला ऑप्शन मालवा, दूसरा ऑप्शन निमाड़, तीसरा ऑप्शन बघेलखंड, चौथा ऑप्शन बुंदेलखंड। जल्दी से बताइए सुआता पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड में सुआता पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पर्व या त्योहार जिसमें महिलाएं इरावत हाथी की पूजा करती हैं। कौन महिलाएं इरावत हाथी की पूजा करती हैं, वह कौन सा त्योहार? पहला गणगौर, महालक्ष्मी अष्टमी, कजली तीज, अक्षय तृतीया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और दोस्तों आज का ही नहीं, पूरे यूनिट 10 का जो आज 14 क्लास है, यूनिट 10 की कुल कितनी क्लास लग चुकी है? 14। तो 14 क्लासों में आज की ये लास्ट क्वेश्चन है और यूनिट 10 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिए। और यूनिट 10 से संबंधित जितने भी वीडियो देखना है हमारा, आप हमारे में वीडियो MCQ के माध्यम से देख सकते हैं। पूरा अपना क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक डाला हुआ है। और कल से हमारा नया यूनिट चालू होगा जिसमें हम यूनिट 5 MP चालू कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 5 में पॉलिटी है। तो इसके बाद वहाँ पे जोड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए। जो हमारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का पर्व या त्योहार
जिसमें महिलाएं इरावत हाथी की पूजा करती हैं, वह कौन सा पर्व? पहला गौर, दूसरा महालक्ष्मी अष्टमी, तीसरा कजली, चौथा अक्षय तृतीया। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर दोस्तों। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा महालक्ष्मी अष्टमी। क्या होगा? महालक्ष्मी अष्टमी। तो दोस्तों, ये रहा आज का सेशन और यहीं पे समाप्त होता है हमारा यूनिट 10 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। हम बीच में आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव यूनिट 10 से लाएंगे जिसमें संपूर्ण यूनिट 10 कराएंगे, पूरा मैराथन। वो कम से कम आपका लगभग 3 से 4 घंटे क्लास रहेगी, उसमें पूरा डिटेलिंग के साथ कराएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसमें पूरा डिटेल बताते हुए हम आपका यूनिट 10 फिर से रिवाइज कराएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं आप, जिसके लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत